हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज एक नए प्रयोग के साथ हम आप लोगों के सामने आ रहे हैं जो कि यूपी पीसीएस जे मेन एग्जामिनेशन के लिए आपके लिए ये सेशन इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों इसमें हम बात करेंगे हाउ टू आंसर फ्रेमिंग, मीन्स कि किस तरह से आप अपने आंसर को फ्रेम करेंगे इन मेन एग्जामिनेशन में, उसी स्ट्रेटजी के बारे में दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे। और आपको मैंने अपने हैंड रिटन से कुछ नोट्स प्रिपेयर्ड करके लाए हैं जो कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको शो करूंगा। दोस्तों जैसे इस प्रकार से ये सभी नोट्स होंगे, इन सभी नोट्स को अभी मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूं और मैं एक आपको स्ट्रेटजी बताने वाला हूं जो कि पॉजिटिवली आप अगर इस स्ट्रेटजी से वर्क करते हैं तो आप मेन एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स को गेन कर सकते हैं। दोस्तों जब कभी भी हम लोग मेन एग्जामिनेशन में कभी भी हम लोग आंसर फ्रेम करते हैं एज अ लॉ स्टूडेंट, तो दोस्तों हमें बेयर एक्ट के लैंग्वेज को बिल्कुल फॉलो नहीं करना है। ये नहीं कि बेयर एक्ट में जो लैंग्वेज लिखा है, जो भी भारी भरकम लैंग्वेज लिखना है, उसी भारी भरकम लैंग्वेज में हमको भी अपना आंसर फ्रेम करना है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है जी। बस आपको वहां से कीवर्ड को एक्सट्रैक्ट करना है, कीवर्ड को निकालिए और कीवर्ड को बस आप लिखते जाइए। जितना आप कीवर्ड लिखेंगे उतना एग्जामिनर आपको अच्छा मार्क्स देगा और आपका जो आंसर फ्रेम होगा वो बहुत ही अच्छे तरीके से आंसर फ्रेम होगा। अभी दोस्तों अभी मैं एग्जांपल के तौर पे अभी मैंने आंसर जो फ्रेम किया है उस आंसर को अभी आपके सामने शो करने वाला हूं कि किस प्रकार से आप आंसर को अपने फ्रेम कर सकते हैं, कौन कौन सा कीवर्ड किस किस सेक्शन से रिलेवेंट करके किस किस केस लॉ को कहाँ पे किस तरह से आप ऐड कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे मैं कोई भी लेटेस्ट अपडेट लेकर के आ रहा हूँ यूपी पीसीएस जे मेन एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग और साथ साथ छत्तीसगढ़ जुडिशियल सर्विस के एक और रिगार्डिंग अगर कोई भी मैं इन्फॉर्मेशन लेकर के आ रहा हूँ, कोई भी वीडियो लेकर के आ रहा हूँ तो वो दोस्तों आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों अगर लगता हो कि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर के लॉ विथ रोनित सर्च करेंगे, वहां से आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा और वहां पे इसका मैंने पीडीएफ भी एज यूजुअल दे दिया है। आप वहां से भी इसको लेकर के एक बार वॉच कर सकते हैं। दोस्तों ये जो मैंने आंसर फ्रेम किया है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सेम यही आंसर लिखिएगा और इसी तरह से लिखिएगा, जी बिल्कुल नहीं। मैं बस ये कह रहा हूं कि मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, एक माध्यम बता रहा हूं कि आपको आंसर लिखना है तो कैसे लिखना है। और एक चीज और आपको मैं बता देना चाहता हूं, जो फर्स्ट टाइम अपीयर कर रहे हैं किसी भी पीसीएस जे के एग्जामिनेशन में, जैसे कि यूपी पीसीएस जे का भी मेन एग्जामिनेशन देंगे तो दोस्तों इसी तरह व्हाइट सीट उनको दिया जाएगा और व्हाइट सीट पे ही उनको आंसर क्या होता है, फ्रेम करना होता है। उन पर रूलदार मीन्स की ऐसे लाइन वाला उनको आंसर सीट नहीं दिया जाएगा। जो आंसर सीट मिलेगा उनको ऐसे ही प्लेन आंसर सीट मिलेगा और उसी प्लेन आंसर सीट पे उनको आंसर अपना फ्रेम करना रहेगा। ये पहली स्ट्रेटजी हो गई जो मैंने बता दिया आपको। और दोस्तों आपको जैसे ही यहाँ पे क्वेश्चन दिया जाएगा तो क्वेश्चन एक फुल लेंथ का क्वेश्चन होता है, फुल लेंथ का क्वेश्चन होता है जो कि 20 मार्क्स का होता है, और एक हाफ लेंथ क्वेश्चन होता है, एक शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होता है, एक डिटेल एनालिसिस करने के लिए क्वेश्चन होता है। मीन्स कि जब मैं प्रीवियस ईयर पेपर आपको 2018 का मैं इस पे दिखाऊंगा तो उसमें मैं बताऊंगा कि एक एक क्वेश्चन कभी कभी 5 मार्क्स का कोई क्वेश्चन आ जाता है, कोई 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और कोई 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। दोस्तों जो 20 मार्क्स का क्वेश्चन होता है ये हमारा फुल लेंथ का क्वेश्चन होता है। ये थोड़ा सा उससे कम लेंथ का, जैसे कि इसमें हमको 1000 या 1500 वर्ड में हमको अपने आंसर को लिखना होता है। इसमें जो हमको लिखना होता है 750 से लेकर के 750 वर्ड से लेकर के हमको 1000 के बीच में हमको आंसर लिखना होता है। और दोस्तों इसमें खुद ये वर्ड लिमिट देता है कि हाँ आपको 75 वर्ड में लिखना है कि आपको 120 से लेकर के 300 वर्ड के बीच में आपको अपने आंसर को फ्रेम करना है। तो दोस्तों इसी प्रकार से ये दे देता है। जब मैं आपको प्रीवियस ईयर का अभी 2018 का पेपर इस वीडियो के जस्ट बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन आए हैं, कितने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन एग्जामिनेशन में यूपी पीसीएस जे मेन में पूछे जाते हैं, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। जैसे कि आप भी जो आप हेजिटेशन वहां पे फील करेंगे उस हेजिटेशन से दूर करने के लिए मैं ये सारी चीजें आपके लिए लेकर के आ रहा हूं। दोस्तों ये जो मैं लेके आया हूं आंसर वो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का है और इसी से रिलेटेड मैं ये मॉडल आंसर है, इसी को देख करके मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरह से आप अपने आंसर को फ्रेम कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसमें कमेंट करके बताइएगा। आपके एग्जामिनेशन से पहले मैं आपको गारंटी के साथ कर रहा हूं कि 300-400 में आंसर ऐसे ही फ्रेम करके आपको आंसर फ्रेमिंग करना मैं बता दूंगा। बस आप अपना कीवर्ड तैयार किए रहिएगा हर सब्जेक्ट का, जैसे कीवर्ड आप तैयार किए रहेंगे वैसे ही बस आपको अपने वर्ड में लिखना है, जिस तरह से आप चाहते हैं जैसे चाहते हैं वैसे लिखिए। बस जो लैंग्वेज कह रहा है उसी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो कीवर्ड कह रहा है बेयर एक्ट का, वही बेयर एक्ट का कीवर्ड हमको लिखना है। बाकी हमको किसी चीज से मतलब नहीं है कि हमारा क्या पूछा जा रहा है, जो कहे वही करे। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा है व्हाट इज फैक्ट। अब फैक्ट किसको क्या कहते हैं, फैक्ट क्या होता है, कहाँ पे डिफाइन किया गया, ये सबसे पहले तो जानना पड़ेगा ये किस एक्ट का है। तो दोस्तों ये आपको पता है कि ये फैक्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये इंडियन एविडेंस एक्ट का टॉपिक है और ये इंडियन एविडेंस एक्ट से
हमारा क्वेश्चन फ्रेम किया गया। तो अब आपके दिमाग में इंडियन एविडेंस एक्ट से रिलेटेड ये बातें घूमनी चाहिए कि हाँ फैक्ट को डिफाइन कहाँ किया है। सबसे तो पहले हमको देखना पड़ेगा कि फैक्ट डिफाइन कहाँ किया है, ये किस रेंज के अंतर्गत डिफाइन किया गया। क्या ये चैप्टर नंबर फर्स्ट में डिफाइन किया गया है, पार्ट फर्स्ट में डिफाइन किया गया? जी हाँ दोस्तों, ये चैप्टर नंबर फर्स्ट में डिफाइन किया गया और पार्ट फर्स्ट में डिफाइन किया गया। तो आपको एक बेसिक आइडिया लग गया ना कि हाँ ये कहाँ का है। तो अब जैसे ही आप यहाँ पे देख लिए व्हाट इज फैक्ट, मैं आपको बस तरीका बता रहा हूँ कि आप किस तरह से आंसर फ्रेम करेंगे। और दोस्तों जब आप अपने आंसर को फ्रेम करेंगे तो ये तो थोड़ा सा मेरा राइटिंग गंदा है, लेकिन आप कोशिश करिएगा कि एक दिन में 20 से 25 पेज लिखना स्टार्ट कर दीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लिखेंगे उतना ही अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी राइटिंग में सुधार आएगा। और जो गंदी राइटिंग, जो लास्ट में इतनी भद्दी गंदी राइटिंग हो जाती है, उस गंदी राइटिंग से आपको छूट मिल जाएगा। छूट का मतलब ये है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप आंसर लिखेंगे तो आपका एक प्रैक्टिस बन जाएगा। मैं खुद भी डेली ये आंसर लिखना स्टार्ट कर दिया हूँ और उसीलिए ये मैं डेली आंसर लिख रहा हूँ। इसीलिए मैं डेली आंसर लिखने के बाद आपके लिए ये वीडियो लेकर के आ रहा हूँ, जिसमें मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से लिखना है। देखिए व्हाट इज फैक्ट। अब फैक्ट क्या होता है दोस्तों, इसका आंसर मैंने इस प्रकार से फ्रेम किया है कि फैक्ट क्या होता है। अंडर सेक्शन 3 में आपको सभी को पता है कि सेक्शन 3 में ही इन सभी चीज़ों के बारे में बताया गया है कि फैक्ट क्या होता है, डॉक्यूमेंट क्या होता है। जो इंटरप्रिटेशन क्लॉजेज होते हैं उसमें 10 इंटरप्रिटेशन क्लॉजेज के बारे में बताया जाए, तो उसी में से पूछ रहा है फैक्ट क्या होता है। अंडर सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट डिफाइन फैक्ट, फैक्ट को डिफाइन करता है। इट मीन्स एंड इंक्लूड, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है और क्या क्या चीज़ों को डिफाइन करता है। देखिए ये कीवर्ड है, यही इसी कीवर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, यही बेयर एक्ट का कीवर्ड है। एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग्स और रिलेशन ऑफ थिंग्स कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंसेस। बस इतना ही बेयर एक्ट का लैंग्वेज आपको लिखना है, बाकी इससे ज़्यादा बेयर एक्ट का लैंग्वेज आपको नहीं लिखना है। एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस, तो बस ये जो है पोर्शन, यही आपका बेयर एक्ट का लैंग्वेज है। और जो एग्जामिनर आपका देखेगा यही देखेगा कि हाँ जो हमको चाहिए, जो चीज़ हम जानना चाहते हैं, क्या इस बच्चे के द्वारा सही आंसर में लिखा गया है कि नहीं, जो कहे वही करे। ये कह रहा है फैक्ट के बारे में, तो दोस्तों फैक्ट से रिलेटेड जितनी भी बातें होती हैं वो सारी बातें मैंने ये 2 लाइन में मैंने कर दिया। ये शॉर्ट आंसर है, मीन्स कि ये 5 नंबर का आंसर है और इसीलिए मैंने 5 नंबर के आंसर में इसी प्रकार से आंसर को फ्रेम किया। अब इसके बाद से आप अपनी कहानी लिखिए। कहानी में क्या है, जो आपको बेयर एक्ट देना था उसने आपने बेयर एक्ट दे दिया। 10 According to the definition of fact under section 3 of Indian Evidence Act 1872, it is of 2 kind। 2 काइंड का होता है, आप सभी को पता है। एक फिजिकल फैक्ट होता है और एक साइकोलॉजिकल फैक्ट होता है। अब इसमें लगता है कि आपको इसमें 75 वर्ड का अगर कहा है उन्होंने आंसर को लिखने के लिए 5 नंबर का है, तो आप 75 वर्ड के लिए क्या कर सकते हैं, इसमें अगर आपको रेलिवेंट कोई केस लॉ याद आ रहा है तो आप केस लॉ लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे केस लॉ डाला है। उसके बाद से आपको अगर डेट नहीं पता है, कोई बात नहीं, डेट ना लिखिए, साइटेशन नहीं लिखने की आवश्यकता है, बस रेलिवेंट केस लॉ लिख दीजिए या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइडेड हुआ केस कोई भी लॉ लिख दीजिए। आल्सो ए फिजिकल फैक्ट एंड बट आल्सो साइकोलॉजिकल फैक्ट और मेंटल फैक्ट। तो ये 75 नंबर, जो 75 वर्ड में जो आपका एक वर्ड लिमिट दे देता है कि हाँ कि कितने वर्ड लिमिट में आपको आंसर फ्रेम करना है, तो आपका एक 75 वर्ड में आपका एक आंसर फ्रेम हो गया। बस इतना ही हमको कर देना। इस पे हमको 5 नंबर का ये आंसर है दोस्तों। इस पे अगर एग्जामिनर को अच्छा लगा, उसके मूड पे डिपेंड करता है, तो आपको 3 से 4 नंबर एक आंसर पे दे ही देगा। अगर आपका राइटिंग अच्छा रहा तो 5 में 5 भी दे सकता है। तो हमको बहुत घबराने की, बहुत प्रेशर लेने की आवश्यकता नहीं है मेन एग्जामिनेशन को देखते हुए। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपने कितनी आसानी से कर लिया। हमें बस क्या चाहिए, हमें बस कीवर्ड चाहिए। बाकी बेयर एक्ट में क्या कह रहा है, किस तरह से कर रहा है, हमें कोई मतलब नहीं। अगर हमें फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया तो हाँ हमारे पास ये 2 कीवर्ड थे, इन दोनों कीवर्ड को मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। और साथ में जो हमको रेलिवेंट चीज़ें हैं जैसे फिजिकल फैक्ट हो गया, साइकोलॉजिकल फैक्ट हो गया, इन लोगों को भी मैंने मेंशन कर दिया। और हमारे पास लगता है कि हाँ इसमें मटेरियल हमारे पास कम है फैक्ट से रिलेटेड, जाहिर सी बात है फैक्ट से रिलेटेड मटेरियल हमारे पास कम है, तो हमारे पास अगर कोई केस लॉ है, रेलिवेंट केस लॉ है, तो उस केस लॉ को मैं यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए हमारे पास आ रहा है सेकेंड क्वेश्चन, जो कि ये दोस्तों ये क्वेश्चन जो हो सकता है 5 से 8 नंबर के बीच में हो सकता है। राइट नोट ऑन फैक्ट ऑन इशू, फैक्ट इन इशू के बारे में बात कर रहा है। एक नोट लिखने के लिए कर रहा है, किस पे, फैक्ट इन इशू पे, और इसको इलुस्ट्रेट करने के लिए कर रहा है आंसर को। अब देखिए इस आंसर को आप कैसे फ्रेम करेंगे, जैसे मैंने फ्रेम किया है इसी प्रकार से आप भी फ्रेम कर सकते हैं। आप अपने लैंग्वेज में करिएगा, मैंने अपने लैंग्वेज में किया है। दोस्तों कई लोगों का ये भी कंसर्न आएगा इस वीडियो के बाद कि हिंदी में भी आपको बताया जाए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को लगता है कि हम हिंदी में भी आपको आंसर चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। मैं आप लोगों के लिए हिंदी में भी आंसर फ्रेम करके लाऊंगा, जितना पॉसिबल हो सके उतना हिंदी में भी लाऊंगा, जितना पॉसिबल हो सके वो इंग्लिश में भी लाऊंगा, क्योंकि मुझे दोनों लोगों को देखना है। देखिए यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं अंडर सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड द डेफिनेशन ऑफ फैक्ट इन इशू। यहाँ पे तो सबसे पहले बात आपको पता चल गया ना कि फैक्ट इन इशू के बारे में हमको बताया गया है कि हाँ सेक्शन 3 के अंदर ही हमको फैक्ट इन इशू के बारे में बताया गया। इट मीन्स इंक्लूड एनी फैक्ट्स विच
ईदर बाय इटसेल्फ। देखिए जब आपको लगता है कि हाँ आप कीवर्ड लिख रहे हैं और फ्लुएंटली लिख रहे हैं, एक लाइन में लिख रहे हैं, आप उसके नीचे एक अंडरलाइन कर सकते हैं। आपके पास बस इतना ही पर्याप्त टाइम रहेगा। आपके पास ये टाइम नहीं रहेगा कि आप बार बार हर वर्ड को कामा करें, इन्वर्टेड कामा में दें, बाकी ब्रैकेट में लगा, ये नहीं हो पाएगा। बस आप उसके नीचे क्या कर सकते हैं, व्हाइट शीट पेपर रहेगा, आप एक नीचे एक लाइन खींच दीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे मार्क किया, एक लाइन ड्रा कर दिया ना, जिससे कि एग्जामिनर का यहाँ पे दिमाग जाएगा कि नहीं बच्चे ने जो भी आंसर फ्रेम किया है वो अकॉर्डिंग टू बेयर एक्ट ही फ्रेम किया है। वही चीज ईदर बाय इटसेल्फ और इन कनेक्शन विथ अदर फैक्ट्स गोज ऑन टू प्रूव और डिसप्रूव एंड एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस के बारे में ये बात करता है। क्या करता है, फैक्ट इन इशू, यही तो हमारा कीवर्ड है। जब आप बेयर एक्ट पढ़ेंगे, जब सेक्शन नंबर 3 खोलेंगे, जब फैक्ट इन इशू को खोलेंगे, तो यही सारी चीजें मिलेंगी आपको। जो जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ यही कीवर्ड होता है और यही कीवर्ड को हमारे एग्जामिनेशन में लिखना है। जैसे यहाँ पे आपने प्रूफ के नीचे लाइन खींच दिया, डिसप्रूफ के नीचे, एग्जिस्टेंस के नीचे, नॉन एग्जिस्टेंस के नीचे, नेचर के नीचे और एक्सटेंट ऑफ एनी राइट्स एंड लाइबिलिटीज के नीचे आपने बस एक सिंपल लाइन ड्रॉ कर दिया, तो एग्जामिनर को लगेगा कि नहीं बच्चा जो भी लिखा है वो बेयर एक्ट का लैंग्वेज लिखा है। दोस्तों हमसे भी बेहतर बताने वाले होंगे कि किस प्रकार से आंसर फ्रेम किया जाएगा। जहां तक मेरा दिमाग काम किया है, जिस तरह से मैं अपने एग्जामिनेशन में, अगर हमको एग्जामिनेशन देना हो, अगर मैं जिस तरह से आंसर फ्रेम करूंगा मेन एग्जामिनेशन में, मैं एज यूजुअल आपको वही बता रहा हूं कि किस तरह से मैं एग्जामिनेशन में आंसर फ्रेम करूंगा। वही चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। आपको इससे भी अच्छा आंसर फ्रेम करके दिया जाएगा, और भी जगह पे आप जाएंगे तो वहाँ पे और भी अच्छे तरीके से आपको आंसर फ्रेम करके दिया जाएगा। लेकिन ये आंसर जो मैं बता रहा हूँ ये एक स्टूडेंट के द्वारा लिखा हुआ है आंसर, और उसी स्टूडेंट के आंसर को मैं आपके सामने एलिबरेट कर रहा हूँ। और ये स्टूडेंट कौन है, ये मैं खुद हूँ। मैं खुद ही ये आंसर लिखा हूँ और मैं खुद ही ये आंसर आपको दिखा रहा हूँ और बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ से आप नंबर गेन कर सकते हैं। दोस्तों आपको बहुत किताब भी मिल जाएंगी जहाँ पे आपको पूरा फुल लेंथ आंसर दिया रहेगा, लेकिन उसमें जरूरत की चीज़ें आप निकाल नहीं पाएंगे कि हाँ जरूरत की चीज़ें हमें क्या लिखना है। अगर हमें कहा है कि 500 वर्ड में हमको ये आंसर लिखना है, तो हम कितने कीवर्ड को उसमें से एक्सट्रैक्ट करें, कितने कीवर्ड को लिखें, कितने रेलेवेंट केस लॉ को मैं लिखूं और कौन कौन सा मैटर लिखूं जिससे कि हमारा 500 वर्ड का हो जाए, और साथ साथ अगर ये 10 नंबर का है तो इसमें हमको 9 नंबर हमको मिलना चाहिए। इस प्रकार से हमको आंसर लिखना है। तो वही सारी चीजें मैं यहाँ पे बता दी हैं आपको कि जो आपको कीवर्ड लगता है उस कीवर्ड के नीचे आप सिंपल एक अंडरलाइन कर दीजिए, जिससे कि एग्जामिनर को भी लगेगा कि हाँ बच्चे ने कीवर्ड को यहाँ पे अंडरलाइन किया है, और वो देख करके वही कीवर्ड, जो कीवर्ड होता है वही कीवर्ड ही एग्जामिनर भी पढ़ना चाहता है। बाकी आपकी फालतू की चीज़ों को नहीं पढ़ना चाहता है एग्जामिनर को उतना टाइम भी नहीं होता है, और वो आपकी फालतू चीज़ों को देखना भी नहीं चाहता। वो देख रहा है कि हाँ लाइबिलिटी की बात कर रहा है, डिसेबिलिटीज की बात करता है, ठीक है ये कीवर्ड लिखा है, ठीक है अच्छी बात है। आपको जितना नंबर उनके दिमाग पे अब आता है वो एग्जामिनर आपको यहाँ पे नंबर असाइन करेगा। फिर बात करते हैं इसी में फैक्ट इन इशू की। फैक्ट इन इशू क्या होता है, these are those facts which are alleged by one party and denied by the other pleading। अदर पार्टी मीन्स कि ये क्या हो रहा है, अभी आप अपनी कहानी लिख रहे हैं, अपने लैंग्वेजेस में आप सारी बातों को लिख रहे हैं कि एक आदमी असर्ट करता है, एक आदमी डिनाइड करता है। एग्जामिनर को इससे मतलब नहीं है, एग्जामिनर ने कीवर्ड देख लिया, ये तो आप अपने आंसर को ब्रॉड करने के लिए और डिस्क्राइब करने के लिए सारी बातें लिख रहे हैं, उसके सपोर्ट में ये सारी बातें लिख रहे हैं। ये भी लिखना इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो आपका अगर 500 वर्ड का लिमिट दिया है तो 500 वर्ड की लिमिट हमारा किस तरह से आंसर कंप्लीट होगा। तो ये सारी बातें आपको उस समय लिखना अनिवार्य होता है। ये फर्जी चीज़ नहीं मैं लिखा हूँ, जो भी लिखा हूँ ये रेलिवेंट चीज़ें मैं लिखा हूँ, जो कि एग्जामिनेशन में आपको अगर इस तरह से आप भी फ्रेम करते हैं अपने आंसर को, आप अपने लैंग्वेज में करिए और कोशिश करिए कि हैंड राइटिंग हो थोड़ा सा साफ सुथरी हो। और अभी से आप लोग लग जाइए, अगर लगता है कि आपको मेन एग्जामिनेशन के लिए आप क्लियर हैं और आप मेन एग्जामिनेशन देना चाहते हैं। अगर आप नहीं भी देना चाहते हैं मेन एग्जामिनेशन, अगर आपका एग्जामिनेशन प्री एग्जामिनेशन में अगर नहीं भी हो रहा है, तो मैं कहूँगा यही कि जज तो बनना ही है ना, किसी भी स्टेट में बनेंगे। अभी झारखंड में आ रहा है, झारखंड का एग्जामिनेशन हाल ही में, उसके साथ साथ अभी उत्तराखंड आ रहा है, आरजीएस आ रहा है। तो जब मेन एग्जामिनेशन के लिए आप प्रिपेयर्ड रहेंगे तभी तो कहीं मेन एग्जामिनेशन में लिखेंगे। अभी आपके पास एप्रोप्रिएट टाइम है, साथ साथ ये रेलिवेंट मटेरियल भी मिल रहा है, तो आप आंसर को फ्रेम करिए ना। उसमें जाता क्या है, अरे जज ही तो बनना है, अरे यूपी नहीं सही, झारखंड सही, झारखंड नहीं सही, राजस्थान सही, तो हमें कहीं ना कहीं जज ही बनना है। बात ये क्लियर है। तो इस प्रकार से आप अपने आंसर को फ्रेम करना स्टार्ट कर दीजिए। ये नहीं सोचिए कि मैं मेरिट में नहीं हूँ तो क्या मुझे आंसर फ्रेम करना चाहिए। अरे ये फ्रेम करना चाहिए, इसी से आपका जो एग्जामिनेशन होता है, जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है, उसमें भी आपको मदद मिलेगी। किस प्रकार से मदद मिलेगी वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे कि अब जो क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड आ गया है अदर एग्जामिनेशनों में, जो कि पीसीएस जे से रिलेटेड है,
तो उसमें अब रीजन एंड असर्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, और जब रीजन एंड असर्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है तो वहां पे सभी कीवर्ड को ही वो दे रहा है। अगर आप पढ़े रहेंगे, मेन पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़े रहेंगे, तो आप वहां पे वो क्वेश्चन को आसानी से टैकल कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे लिखा है दिस फैक्ट आर नोन एज फैक्टम प्रोबेंडम, इसको फैक्टम प्रोबेंडम के नाम से जानते हैं, एंड अदर हैंड रेलिवेंट फॉर द नोन एज फैक्टम प्रोबेंसिया, इसको फैक्टम प्रोबेंडम के भी नाम से जानते हैं और फैक्टम प्रोबेंसिया के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों अगर लग रहा है कि आपके पास मटेरियल कम है और आपको आंसर को 200 वर्ड में या 300 वर्ड में लिखना भी है, तो आप वहां पे क्या कर सकते हैं, एक एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, एक इलस्ट्रेशन भी ले सकते हैं, और एग्जाम्पल और इलस्ट्रेशन को आप लिख करके आप वहां पर समझा सकते हैं कि ये किससे कोरिलेट कर रहा है, इसको किससे रेड विथ करना चाहिए। जैसे ये मैंने एविडेंस का आंसर लिख रहा हूं, इसमें मैंने किसको कोरिलेट किया, यहाँ पे जनरल एक्सेप्शन, किसके जनरल एक्सेप्शन को, चैप्टर 4 ऑफ आईपीसी 1860 को मैंने यहाँ पे कोट किया। कभी भी आप एग्जामिनेशन में अगर चैप्टर 4 लिखते हैं, चैप्टर 5 लिखते हैं, तो आप दोस्तों रोमन वर्ड में लिखिएगा, तभी आपको नंबर मिलेगा। ये नहीं कि 4 है तो मैं ऐसे 4 बना दिया, इस तरह से नहीं करना है आपको। आपको कोई भी चीज़ लिखना है, अगर लॉ के आप स्टूडेंट हैं और मेन एग्जामिनेशन में लिख रहे हैं, तो खास इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आपको लर्न होता है तो आप एक्ट नंबर के साथ उसको लिखेंगे, जैसे चैप्टर 4 ऑफ आईपीसी एक्ट नंबर 45 ऑफ 1860, इस तरह से आप लिखते हैं तो और भी अच्छा है। अगर कुछ नहीं आता है तो बस यहीं तक आप लिख सकते हैं, इसको नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो लिखेंगे आप रोमन नंबर में ही लिखेंगे। खास करके सीपीसी का जब मैं आपको आंसर फ्रेम करके दिखाऊंगा तो उसमें मैं ये आपको बताऊंगा जितने भी ऑर्डर हैं, ऑर्डर फर्स्ट, ऑर्डर सेकंड, तो इस तरह से नहीं लिखना ऑर्डर फर्स्ट, ऑर्डर सेकंड, ऑर्डर थर्ड, नहीं, ये हमारा जो क्राइटेरिया होता है ये रॉन्ग होता है, ये हमारा करेक्ट होता है, और इसी प्रकार से हमको लिखना है। तो मैं एक एक बारीक चीज को आपको बताते रहूंगा, जिससे कि आप एग्जामिनेशन में कभी किसी भी स्टेज पे फंसेंगे नहीं। आप इस तरह से देखते रहिए, आप अपने आंसर को इसी प्रकार से फ्रेम करना स्टार्ट करिए। देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, जो कि किस प्रकार से मैंने एविडेंस से रिलेटेड मैंने यहाँ पे आज क्वेश्चन लिया, साथ ही साथ अभी नीचे मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से भी रिलेटेड एक आध क्वेश्चन लिया हूँ, फिर उसके साथ ही मैं आईपीसी से भी रिलेटेड क्वेश्चन लिया हूँ। तो इन सभी चीज़ों को मैं बताने वाला हूँ। अब देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है, व्हाट इज रेलिवेंट फैक्ट। जैसे रेलिवेंट फैक्ट को मैं सोच रहा हूँ आपको सभी जितने भी से आंसर बनेंगे उन सभी को मैं बताने का कोशिश कर रहा हूं। व्हाट इज रेलिवेंट फैक्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन फैक्ट इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट। इस प्रकार से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपसे इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि व्हाट इज रेलिवेंट फैक्ट, पहले आपको रेलिवेंट फैक्ट को बताना है। देखिए हमको इसमें ये चीज हम हमारे लिए काम का नहीं है, हमारे लिए काम का क्या है, रेलिवेंट फैक्ट। क्वेश्चन में हम देखेंगे कीवर्ड क्या पूछ रहा है, रेलिवेंट फैक्ट पूछ रहा है, अच्छी बात है, हमने रेलिवेंट फैक्ट को ले लिया। अब इसमें क्या पूछ रहा है, डिफरेंशिएट बिटवीन, ये तो पता है कि डिफरेंट करने के लिए क्या कर रहा है, किसमें डिफरेंट करने के लिए, फैक्ट इन इशू में एंड रेलिवेंट फैक्ट में। जो हम रेलिवेंट फैक्ट में मटेरियल लिखेंगे वही हम जब डिफरेंशिएट करेंगे तो जो रिलेवेंट फैक्ट हम ऊपर लिखेंगे उसी में से एक आध मटेरियल हम रेलिवेंट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो वही उठा करके डाल देंगे। ये टेक्निक होता है, आप इस प्रकार से सीखेंगे टेक्निक तो आप कम मेहनत करके भी ज्यादा मार्क्स को गेन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने आंसर फ्रेम किया, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ दिस एक्ट फैक्ट इज सेड टू बी रेलिवेंट टू another when one is connected to the other in any ways referred in the provisions of this act relating to the relevancy of fact से ये बात कर रहा है। फिर section third does not give a clear definition of relevant fact but only states that one fact is relevant to other when one is connected to the other in the manner provided under section 6 to 55। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। दोस्तों कभी भी हम फैक्ट इन इशू की बात करते हैं और रेलिवेंट फैक्ट की बात करते हैं तो हम कहाँ पे लेते हैं, ये हमको पढ़ने के लिए मिलता है 5 से लेकर के 55 तक मिलता है। तो इसमें तो बात कर देता है सेक्शन नंबर 5 में कि हाँ कोई भी अगर देना होता है तो वो प्रूफ हम लोग कोई भी डॉक्यूमेंट देंगे तो वो फैक्ट इन इशू पर देंगे और रेलिवेंट फैक्ट पर देंगे। लेकिन जो हम स्पेसिफिकली बात करते हैं वो 6 से लेकर के 55 तक में हम बात करते हैं कि कोई भी चीज अगर हम देते हैं तो फैक्ट इन इशू में होना चाहिए और रेलिवेंट फैक्ट होना चाहिए, वही चीज। अब यहाँ पे आपने कोट कर दिया, यही आपका नंबर गेन कराएगा कि ये दिया कहां से है कहां तक, जो हमारा फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट है। तो दोस्तों ये 6 से सेक्शन नंबर 6 से लेकर के सेक्शन नंबर 55 के बीच में इसी तरह से आपको मेंशन करना है। तो जैसे ही मेंशन करेंगे वो एग्जामिनर समझ जाएगा कि नहीं लड़के ने जो भी आंसर फ्रेम किया है इसको पता है कि हाँ किस रेंज में फॉल करता है। तो इसी प्रकार से आपको ये भी चीज लर्न करके रखना है। और इन अदर वर्ड में भी आप चाहेंगे तो अपने बातों को लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा, इन अदर वर्ड रेलिवेंट फैक्ट आर दोज फैक्ट विच आर नॉट देमसेल्व्स इन इशू बट दे आर सो कनेक्टेड। वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, एकदम
एक तो हूबहू तो नहीं होते, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ कनेक्टेड फैक्ट होते हैं, तभी यहाँ पे मिलते हैं। जैसे हम लोग सेक्शन नंबर 6 को पढ़ते हैं, सेक्शन नंबर 7 को पढ़ते हैं, 8 को पढ़ते हैं, 9 को पढ़ते हैं, तो ये क्या है, ये सभी रेलेवेंसी को बता रहा है कि हाँ ये उससे रेलिवेंट था, इसीलिए तो सेक्शन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 को डाला गया है हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में। तो और सेक्शन नंबर 6 से लेकर के 55 तक हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये क्या बता रहा है, ये रेलिवेंसी बता रहा है, कहीं ना कहीं उससे कनेक्टेड होता है, उसी सारी चीजों के बारे में बता रहा है। अब यहाँ पे सेक्शन 5 की हम बात करते हैं। सेक्शन 5 बेसिकली बात क्या करता है, तो सेक्शन 5 के बारे में थोड़ा सा हम डिफाइन कर देंगे कि हाँ सेक्शन 5 क्या होता है। यहाँ पे सेक्शन 5 ऑफ दिस एक्ट क्लियरली स्टेटेड दैट इन एनी सूट और प्रोसीडिंग एविडेंस में बी गिवन इन फैक्ट इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट। इतना सभी लोगों को पता है कि सेक्शन नंबर 5 में इसी चीज़ों के बारे में बात कर रहा है कि हम कोई भी एविडेंस देंगे तो वो फैक्ट इन इशू पर देंगे और रेलिवेंट फैक्ट पर देंगे। और यहाँ पे मैंने स्टेफन साहब को भी कोट कर दिया कि स्टेफन साहब के द्वारा भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है यहाँ पे आप देख लेंगे। ठीक, अब हम बात करते हैं इसके डिफरेंशिएट बिटवीन के बारे में। भाई 2 क्वेश्चन पूछा गया था ना, इसमें 2 क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया था। पहले तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि रेलिवेंट फैक्ट क्या होता है, और दूसरा जो बिटवीन पूछा रहा है फैक्ट इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट के बारे में। तो ये पहला क्वेश्चन तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, अब इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। इसको सॉल्व करने का मतलब फैक्ट इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट के अंतर के बारे में हम यहां से जानेंगे। अब देखिए यहां पे डिफरेंट बिटवीन फैक्ट इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट के बारे में एक पॉइंट हमने यहां पे लिख दिया, एक पॉइंट हमने यहां पे लिख दिया, और हमारा आंसर हो गया यहां से कंप्लीट। तो दोस्तों ये प्रॉपर वे होता है, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होता है। हमारे पास 3 घंटे का ही टाइम होता है और 200 नंबर का हमारे पास क्वेश्चन होता है। 200 नंबर का टोटल हमारा जो पेपर आता है मेन एग्जामिनेशन में, वो 200 नंबर का पेपर होता है और हमारे पास 3 घंटे का टाइम होता है। और मैक्सिमम हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं वो 10 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। जो मेन के एग्जामिनेशन में 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 में से हमको 5 क्वेश्चन करना रहता है। और वो भी 5 क्वेश्चन किस प्रकार से रहता है, जैसे ये 5 क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन नंबर जैसे फर्स्ट आ गया तो इसमें ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, सी आ जाएगा, डी आ जाएगा और ई आ जाएगा। अब ये 2-2 नंबर का एक एक क्वेश्चन बना करके इसको 10 नंबर असाइन किया जाएगा कि हाँ आप अगर ये 5 करते हैं, अगर आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को टच करते हैं तो आप 5 को करते हैं, तब आपको यहां से 10 नंबर असाइन किया जाएगा। और इसी में 1 में ही यहाँ पे पार्ट 1 बी करके दे देगा। अब 1 बी में भी 5 क्वेश्चन देगा, तो आपके पास वहां पे अप्रोप्रिएट टाइम तो होगा नहीं कि आप धीरे धीरे मस्ती करके लिखेंगे। नहीं, आपको जो चीज़ मिल रहा है, जैसे मिल रहा है, आप वैसे वहां पे कोशिश करेंगे कि उस चीज़ को आप आसान लैंग्वेज में आप क्या करेंगे, फ्रेम करेंगे। बस आप अपने दिमाग में, जैसे कि आप सेक्शन नंबर 3 से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जाहिर सी बात है अगर इंडियन एविडेंस सेक्टर से क्वेश्चन आता है तो सेक्शन नंबर 3 हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और इंटरप्रिटेशन क्लासेस होता है। उसमें 10 चीज़ों के बारे में बताया जाता है। उन 10 चीज़ों के इंटरप्रिटेशन क्लासेस को आपको अच्छे से ऑब्जर्व करके एग्जामिनेशन में जाना है, क्योंकि वहां से आपको शॉर्ट नोट भी लिखने के लिए आ सकता है, जो कि अकेले सिंपल 5 नंबर का आ सकता है कि हाँ फैक्ट इन इशू पे आप लिख दीजिए, कोर्ट पे लिख दीजिए, डॉक्यूमेंट पे लिख दीजिए, प्रूफ पे लिख दीजिए, डिसप्रूफ पे लिख दीजिए, नॉट प्रूफ पे लिख दीजिए। तो इन सभी चीज़ों पे लिखने के लिए आपको 5-5 नंबर पे आ सकता है। अभी मैं आपको इस वीडियो के जस्ट बाद, अपलोड होने के जस्ट बाद, मैं प्रीवियस ईयर पेपर 2018 का भी दिखाने वाला हूं। मैंने जनरल नॉलेज का पहले ही पेपर आपको दिखा दिया है कि किस प्रकार से पेपर आता है, तो वो सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ से हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड हम क्वेश्चन लेते हैं वो फेडरलिज्म इन इंडिया से रिलेटेड ले लेते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कि भाई फेडरलिज्म इन इंडिया क्या होता है, किसको हम कहते हैं फेडरलिज्म इन इंडिया। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं किस प्रकार से मैंने भी फ्रेम किया। फेडरलिज्म इन इंडिया की बात करते हैं, रेफर टू द रिलेशंस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट की बात करता है। जब हम फेडरलिज्म की बात करते हैं तो हमको रिलेशन ही तो शो करना रहेगा सेंटर में और स्टेट में। जैसे हम दिखाएंगे कि सेंटर में हमारे पास कितनी पावर है और स्टेट में कितनी पावर है, और यूनियन ऑफ इंडिया के पास क्या पावर है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टैब्लिश्ड स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, पार्ट 9 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट ऑफ इंडिया के बारे में। इसी प्रकार से स्टेट्स ऑफ इंडिया के बारे में तो देखिए आप किस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन को आप आसानी से फ्रेम कर सकते हैं। इसमें क्या दिया है, दोनों के रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहा है, किसके, सेंट्रल के और यूनियन के, सेंट्रल के और स्टेट के। अगर दोनों के रिलेशनशिप अगर अच्छे नहीं हो तो फिर क्या हो जाएगा, क्योस फैल जाएगा और उसके बाद से अंततः क्या होगा, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। और राष्ट्रपति शासन कोई भी स्टेट नहीं चाहता है कि हमारे स्टेट में राष्ट्रपति शासन लागू हो। इसीलिए इन लोगों को क्या दिया गया, यूनिकन, जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया जा रहा था तो उसमें शेड्यूल बनाया गया था, उसमें शेड्यूल 7 था, शेड्यूल 7 बनाया गया था और शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट को दिया गया था, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के बारे में बताया गया था। और सबके लिए एक एक सब्जेक्ट असाइन किया गया कि हाँ आप इतने नंबर आप सब्जेक्ट पे आप कानून बना सकते हैं, आप इतने नंबर आप
सब्जेक्ट पे कानून बना सकते हैं, और आप जो है कंकरेंट लिस्ट, आप इतने नंबर ऑफ लॉ पे कानून, आप इतने नंबर ऑफ सब्जेक्ट पे आप कानून बना सकते हैं। तो ये सारी बातों को आप देख लिए, कितनी खूबसूरती से यहाँ पे डिफाइन किया गया। दोस्तों मैंने यहाँ पे जैसे कि मैंने जिक्र नहीं किया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के शेड्यूल नंबर 7 में ये बातें बताई गई हैं। आप यहाँ पे ये भी एक लाइन मेंशन कर सकते हैं कि हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के शेड्यूल नंबर 7 में ये बातें सारी बताई गई हैं कि स्टेट लिस्ट क्या होता है, यूनियन लिस्ट क्या होता है, कंकरेंट लिस्ट क्या होता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं फीचर ऑफ फेडरलिज्म के बारे में कि हाँ, फीचर क्या होता है, किस किस प्रकार से फेडरलिज्म का फीचर होता है। तो ये डिफाइन किया गया है, जैसे त्रिस्तरीय सरकार के बारे में बताया गया, मीन्स की ट्राइस गवर्नमेंट के बारे में बताया गया। Each level of government has its own jurisdiction in its matter to the legislation, taxation, administration, even through the government the same। इन सभी चीज़ों के बारे में सबके पास अपना अपना क्या दिया गया, सबके अपना अपना सब्जेक्ट दिया गया, और उस सब्जेक्ट का वो इस्तेमाल करके उस प्रकार से वो अपना काम क्या करता है, अपने स्टेट का काम चलाता है। तो यही सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि किस किस प्रकार से इन्होंने पावर को अपने डिस्ट्रीब्यूट किया है कि किसी प्रकार का हमारे स्टेट में कियोस ना फैल सके, और वही सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे एक आंसर फ्रेम करके आपको दे रहा हूं, और इसी तरह से स्ट्रक्चर्ड वे में आपके एग्जामिनेशन में आंसर फ्रेम करके आएगा। जब दोस्तों आप एक ही आंसर को 2 बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे, 4 बार लिखेंगे, 5 बार लिखेंगे, आप अपनी राइटिंग स्पीड को बढ़ाइए, अपने लिखने की स्पीड को बढ़ाइए, पहली बात। दूसरी बात, उसमें जब राइटिंग को लिख रहे हैं तो ये भी देखिए कि क्या मैं अच्छा लिख रहा हूं, अपने आप को खोल करके देखिए, 2 दिन बाद उसको देखिए कि क्या ये जो मैं आंसर लिख रहा हूं, ये क्या मैं खुद पढ़ पा रहा हूं कि नहीं पढ़ पा रहा हूं, इसको क्या मैं खुद समझ पा रहा हूं कि नहीं समझ पा रहा हूं। इसी तरह से उसको फ्रेम करना है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया। अब लेजिस्लेटिव पावर की यहाँ पे बात करते हैं। अब इसके लेजिस्लेटिव पावर को थोड़ा थोड़ा हम डिफाइन कर देंगे कि हाँ, यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट दिए गए हैं, तो उस जिस टाइम का जो भी होगा इसमें क्या क्या दिए गए हैं, 1-8 ठो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसी तरह से स्टेट लिस्ट की बात करते हैं तो इसमें कितने भी सब्जेक्ट मैटर दिए, उन सभी सब्जेक्ट मैटर को यहाँ पे डील कर देंगे, और थोड़ा सा आप अपने आंसर को एलिब्रेट करके लिख देंगे कि हाँ, ये इससे रिलेटेड है, विलेज पंचायत से रिलेटेड है, बाकी वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को देख रहा है। फिर बात करते हैं कंकरेंट लिस्ट में, तो इसमें इसके सब्जेक्ट मैटर को लिखेंगे कि हाँ, इसके पास कितने सब्जेक्ट मैटर पहले थे और कितने सब्जेक्ट मैटर इनके पास अभी भी वर्तमान में पड़े हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आप अपने आंसर को एलिब्रेट करके लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ, अगर ये आंसर कहा गया है कि 1000 वर्ड में लिखना है, 1000 वर्ड में लिखना है, मीन्स कि ये 10 से 12 नंबर का आपको आंसर दिया जा रहा है, तो 10 नंबर का अगर 1000 वर्ड में लिखना है तो आप क्या करेंगे, इसके साथ साथ आप इसके सपोर्ट में अगर आपके पास कोई केस लॉ है तो आप उस केस लॉ को भी यहाँ पे फ्रेम करेंगे। अगर आपको ज़रूरत पड़ता है कि नहीं, हम इस केस लॉ को आप अच्छे से जान रहे हैं, आप उसको सोचते हैं कि थोड़ा सा एलिब्रेट कर दें एक केस लॉ को, तो आप ब्रीफ में एलिब्रेट भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि फिर भी 1000 वर्ड नहीं पूरा हो पा रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे, आप सेकंड केस लॉ लेकर के इस पर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सेकंड केस लॉ भी मैंने लिखा है, तो जब प्रदीप जैन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का, तो इस प्रकार से आप इसको थोड़ा सा एलिब्रेट कर सकते हैं अपने आंसर को। और हमारी आंसर लिखने की खूबसूरती यही है कि हम पहले प्रोविजंस को डिफाइन करें, जो वो पूछ रहा है उन सभी प्रोविजन को मैंने डिफाइन कर दिया। अगर उसके सपोर्ट में अगर कोई केस लॉ है तो उस केस लॉ को भी मैं जरूर लिखने का यहाँ पे कोशिश करूंगा कि हाँ, इसी केस लॉ के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा, चाहे किसी अगर किसी स्टेट के हाई कोर्ट के द्वारा भी अगर इससे रिलेटेड कोई डिसीजन दिया गया तो आप उसको भी कोट कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से रिलेटेड कोई भी जजमेंट आ रहा है उसको कोट करने का कोशिश करिएगा। तो दोस्तों ये रहा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से इस प्रकार से आप अपने आंसर को फ्रेम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने इसको ज़्यादा फ्रेम कर दिया है, अब यहाँ पे यूनिटरी फीचर ऑफ द इंडियन एंड यूनियन के बारे में मैंने बता दिया, तो यहाँ से एक अलग ही क्वेश्चन बन जाता है। कभी कभी आपसे पूछ देता है यूनिटरी फीचर के बारे में, आप बताइए कि जो इंडिया और यूनियन का जो यूनिटरी फीचर है उसके बारे में। तो यहाँ से इसको आप मान लेंगे कि हाँ, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो जा रहा है, और ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि आपको दे देगा सिर्फ यूनिटरी फीचर को आप क्या करिए, एलिब्रेट करिए। तो आप यूनिटरी फीचर के जब बारे में जानेंगे तभी तो आप यूनिटरी फीचर को एलिब्रेट करेंगे कि हाँ, इसमें किस प्रकार की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, किस प्रकार की रिजिडिटी होती है, इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में देखिए। जैसे फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में मैंने लिखा है, रिजिडिटी के बारे में मैंने लिखा है। उसके बाद से अगर इसमें किसी भी प्रकार का कोई अमेंडमेंट की आवश्यकता होती है यूनिटरी फीचर को लेकर के, तो उसके अमेंडमेंट के बारे में मैंने लिखा। सिर्फ आप कीवर्ड को पकड़ते रहिए, कीवर्ड से ही आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने आईपीसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन ले लिया है। आईपीसी से रिलेटेड मैंने इसमें किसको टारगेट किया, यहाँ पे मैंने कॉमन इंटेंशन को टारगेट किया। जब कॉमन इंटेंशन की बात आती है तब हमको सेक्शन नंबर 34 हमको लर्ना आता है, और इसके सपोर्ट में कुछ केस लॉ भी लर्ना आते हैं, ठीक। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये फुल लेंथ का क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया, 20 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि ये जो सेक्शन है, सेक्शन नंबर 34, ये डिजर्व भी करता है कि हाँ, इसमें से अगर पूछा जाए तो 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर कभी कभी पूछ लिया तो 20 नंबर का इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि इसके पास उतना
ब्रॉड स्कोप है कि इसमें से 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन जब 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहाँ पे 34 के साथ सपोर्ट में इसके क्या पूछा जाएगा, सेक्शन 149 को भी पूछा जाएगा जब 20 नंबर का रहेगा, और इसके साथ साथ 302 को भी कोरिलेट करके पूछा जा सकता है जब 20 नंबर का ये पूछा जाएगा, वरना ये 10 नंबर का ही पूछा जाता है और 10 नंबर में आपको इसको एलिब्रेट करके लिखना पड़ेगा। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने, डिफाइन कॉमन इंटेंशन, हाउ अ पर्सन बी चार्ज फॉर द क्रिमिनल ऑफेंसेस विच इज डन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन विथ लीडिंग केसेस। अब इसमें कह भी दिया है कि आपको लीडिंग केसेस के साथ बताना है, तो आप अब इसमें लीडिंग केस के साथ ही लिखेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे फ्रेम किया है, देखिए कॉमन इंटेंशन अंडर सेक्शन 34 ऑफ द इंडियन पिनल कोड इज स्पेसिस ऑफ कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी। अब ये देख लीजिए, ये स्पेसिस बता दिया कि ये कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी से ये क्या कर रहा है, और यहाँ पे इन्होंने जब क्वेश्चन भी पूछा है तो इन्होंने बात पहले ही बता दी है, फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन में वो जो चीज़ होना चाहिए, जो भी सेक्शन 34 के अकॉर्डिंग अगर कोई भी वर्क हो रहा है तो वो इन द फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन में होना चाहिए। जब फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन में हो रहा तो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी है, इन सभी लोगों की कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी यहाँ पे क्या हो रही है, तय हो रही है। ये आपको कीवर्ड यहाँ पे मिल गया। जब एग्जामिनर देखेगा तो वो देखेगा कि हाँ बच्चे के द्वारा कीवर्ड लिखा गया कि नहीं। अगर यहाँ पे फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन की बात की तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी की बात डेफिनेटली होनी चाहिए कि हाँ कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी सबकी तय होनी चाहिए। इट रेंडर्स एवरी मेंबर ऑफ द ग्रुप who share such intention responsible for the criminal act committed by any of them which such is act is done in the furtherance of common intention। तो जो भी वर्क यहाँ पे किया गया है इन सभी के द्वारा कॉमन इंटेंशन में किया गया है। अगर आपको लगता है कि इस प्रकार से आप लिख रहे हैं तो आपको नंबर जरूर मिलेगा, और नंबर क्या जरूर तो मिलेगा ही, साथ साथ आपको अच्छा नंबर इस पे मिलेगा। जैसे इस पे आप इस तरह से आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं, जैसे कि प्री कंसेंट होना चाहिए, प्रेजेंस होना चाहिए सबका, और पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए सभी लोगों का। यहाँ पे क्या होना चाहिए, पार्टिसिपेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच एक्यूज्ड आर एस्टेब्लिश्ड, सबका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। इस प्रकार से जब आप कीवर्ड में लिखेंगे तो एग्जामिनर आपके पूरे फुल लेंथ आंसर को नहीं देखेगा, वो देख लेगा कि अच्छा ये तो कीवर्ड लिखा है, मीन्स कि इसका आंसर कहीं ना कहीं 100% कंप्लीट माना जा रहा है। और वो उस समय वो अच्छे मूड में रहा। अगर 10 नंबर का रहा तो आपको 10 में 10 भी दे सकता है, 10 में 9 भी दे सकता है, 10 में 8 भी दे सकता है। अब इस प्रकार से आप लिखेंगे तो आप उस जो नंबर देगा वो 7 नंबर आपको नहीं देगा, या तो 9 दे सकता है या तो 8 दे सकता है। अब जो भी उसके मूड पे डिपेंड करता है उसी प्रकार से आपको नंबर देगा। तो ये रहा, इस प्रकार से आप इसको आंसर फ्रेम कर सकते हैं। अब यहाँ 34 से रिलेटेड जो थोड़ी सी कहानी है मैं बता देना चाहता हूँ कि 34 में क्या बातें बताई गई हैं। जब आपको 1000 वर्ड में आंसर को लिखना है तो आप पहले तो कीवर्ड, हमारे पास 4 ही 5 कीवर्ड होता है किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी सेक्शन में, तो 4-5 कीवर्ड आपने ऊपर मेंशन कर दिया। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 34 से रिलेटेड, तो यहाँ पे ये सेवरल पर्सन्स के द्वारा करना चाहिए और साथ साथ फर्दरेंस में करना चाहिए। किस फर्दरेंस में, कॉमन इंटेंशन के फर्दरेंस में। तो जो आपने यहाँ पे हेडिंग डाला है वही हेडिंग ही आपका क्या हो गया, सारा मेन मोटिव यहाँ पे क्रिएट कर दिया। एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन्स, बात कह दिया कि सेवरल पर्सन्स के द्वारा होना चाहिए, इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन में होना चाहिए। तो ये दोनों बातें आपने बता दिया। अब उसके सपोर्ट में आप ये सारी बातें लिख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 34 ऑफ अ criminal act is done by the several person in furtherance of common intention of all. Each of the person is liable for the act in same manner as were done by him alone। इस तरह से माना जाएगा कि उन्होंने अपना काम अकेले ही किया है। मीन्स कि कॉमन इंटेंशन में अगर कोई काम किया जा रहा है तो ये माना जाएगा कि जितने भी मेंबर थे सभी लोगों के द्वारा अकेले ही रूप से वो कार्य किया गया। अब ऑब्जेक्ट के बारे में लिख देंगे कि हाँ सेक्शन 34 का ऑब्जेक्ट क्या होता है। जब 10 नंबर डिजर्व कर रहा है ये आंसर और इसमें 1000 वर्ड भी दिया गया है कि 1000 वर्ड में आपको लिखना है, तो इसी प्रकार से आप अपने आंसर को फ्रेम करेंगे। बाकी कोई आपके पास तरीका नहीं होता है। तो आप इसको कायदे से इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर लेंगे और वहां से आप इसको पढ़ लेंगे। अब इसके देखिए, इसके सपोर्ट में मैंने यहाँ पे केस लॉ को भी लिखा है। अब क्रिमिनल एक्ट बाय सेवरल पर्सन किस प्रकार से सेवरल पर्सन के द्वारा किया जा सकता है, कॉमन इंटेंशन क्या, उसको अलग से मैंने यहाँ पे डिफाइन करने का कोशिश किया है। अब यहाँ पे मैंने ये भी डिफाइन किया कि पार्टिसिपेशन इन क्रिमिनल एक्ट, किस प्रकार से वो पार्टिसिपेशन करेंगे क्रिमिनल एक्ट में, ये सारी चीज़ों के बारे में। और उसके बाद से इसके सपोर्ट में जो लीडिंग केस के बारे में कहा गया था वो लीडिंग केस भी मैंने लिख दिया। यहाँ बारेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर की बात कर रहा था, इस केस को भी मैंने लिख दिया। महबूब शाह वर्सेस किंग एम्परर का केस आ रहा है जो कि सेक्शन नंबर 34 से रिलेटेड है। उन दोनों केस लॉ को भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे ये भी बता दिया, द एक्यूज्ड वाज ट्राइड अंडर सेक्शन 302/34। कभी भी हमारे ऊपर 34 का कोई भी ऑफेंस नहीं बनता है। जब हमको ये ऑफेंस लगाना जाए, जब 302 का हमारे ऊपर मुकदमा चलता है तो ऑब्लिक करके 34 लगाया जाता है। ऑब्लिक का मतलब कि मीन्स कि
302 के सपोर्ट में 34 चलेगा, मीन्स कि 34 के सपोर्ट में 302 चलेगा। तो ये क्या कर रहा है कि मीन्स कि फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन में इन्होंने वर्क किया है। अगर इनके ऊपर कोई किसी भी प्रकार का क्रिमिनल लाइबिलिटी अपोज किया जा रहा है, जैसे इन्होंने कोई मर्डर कर दिया, तो ये इसके सपोर्ट में चलेगा, इसीलिए 302/34 लगाया जा सकता है। ये अलग से 34 अपने आप में कोई सेक्शन वैलिड नहीं होता। ये सेक्शन पुलिस के द्वारा एफआईआर में नहीं लॉन्च किया जाता कि सिर्फ सेक्शन नंबर 30 हमारे इन्होंने कॉज किया, तो वो किसके सपोर्ट में किया, 302 के सपोर्ट में 34 को लगाया गया। तो इस प्रकार से भी आप अपने आंसर को लिख सकते हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं। दोस्तों ये रहा आज का सेशन जो कि मैं आपके लिए मेन एग्जामिनेशन के पर्पस से लेकर के आया था। दोस्तों अगर आपको लगता है कि इस प्रकार से अगर आपको समझाया जाए, इस प्रकार से आपको बताया जाए, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें और बताएं कि हाँ हमारे लिए ये रिलेवेंट हो रहा है सेशन। मैं आपके लिए मैं इसी प्रकार से मैं डेली 1 घंटे का, आधे घंटे का, मैं 5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट से मैं आपके लिए फ्रेम करके मेन एग्जामिनेशन के लिए लेके आऊंगा और वो सभी चीज़ों के बारे में मैं बताऊंगा। और आप भी इसके सपोर्ट में क्या करिए, मेहनत करना स्टार्ट कर दिए और कोशिश करिए कि आप दोस्तों व्हाइट शीट पे ही आंसर लिखा करिए, क्योंकि व्हाइट शीट पे ही लिखेंगे तभी आपके लिए बेहतर होगा। और आप एक पेन चूज कर लीजिए जो कि पेन आप उसी पेन से, मीन्स कि उसी कंपनी के पेन से आप लगातार एग्जामिनेशन में लिखेंगे, जो कि आपके हाथ में सेट होनी चाहिए। कि लॉ का जो विद्यार्थी होता है ना, वो टाइपराइटर की तरह से होता है, मारे कहीं लगे वहीं वाला हाल होना चाहिए। मीन्स कि आप लिख कुछ भी रहे हैं लेकिन लिखा वही रहा है जो आप सोच रहे हैं दिमाग में। इस प्रकार से आप अपने पेन को चलाइए। तो दोस्तों इस सेशन में बस इतना ही था। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई जानकारी और चाहिए और इसको बढ़ा के लिखें, तो आप यहाँ पे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, वहाँ से भी आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और साथ साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप को लॉ विथ रोनित पे आप इसको जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू।